दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 अक्टूबर 2023। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई स्कीमें चलाती है। इसी के तहत राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋण रोजगार योजना है, जिनके तहत सूबे के सरकार पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के लिए 5 लाख तक का लोन देती है। दरअसल कई बार युवा नौकरी छोड़कर या खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण वह सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक ऋण रोजगार योजना से वह अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल सिख, बौद्ध, इस्लाम, पारसी और जैन जैसे धर्म के अल्पसंख्यक लोगों को मिलता है। वहीं इसके आवेदन करने के तरीकों की बात करें तो आवेदक को यहां अस्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी उम्र न्यूनतम 18 साल से अधिक और अधिकतम 50 साल होनी चाहिए। आवेदक बैंक डिफॉल्टर ना हो, किसी सरकारी पद पर ना हो। आपको बताते चले कि बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का आवेदन ऑफलाइन होता है। इसके लिए आप सीधे कल्याण विभाग जा सकते हैं या इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर लें। इसे भरने के बाद मांगी गई डॉक्यूमेंट्स संलग्न कर दें। दोस्तों आपको बता दें कि आज विजयदशमी का त्योहार धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा की बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम ने राज्यवासियों को अपना संदेश दिया है। नीतीश कुमार दुर्गा पूजा में खुद भी मां के दर्शन करने पंडालों और मंदिरों में जाते हैं। महाअष्टमी और महानवमी के अवसर पर सहयोगी विजय चौधरी और अन्य के साथ पूजा स्थल पर जाकर माता की आरती उतारी और बिहार की बेहतरी के लिए आशीर्वाद लिया। अपने ट्विटर हैंडल पर नीतीश कुमार ने लिखा है कि विजयदशमी शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसे विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये असत्य और सत्य की विजय का प्रतीक है। यह हमारे जीवन में संयम एवं आत्मिक बल का संचरण करने वाला पर्व है। बिहार वासियों को इस पर्व के लिए सद्भाव, भाईचारा एवं शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाएं। रविवार को नीतीश कुमार ने महाअष्टमी की शाम को डाक बंगला चौराहे पर स्थित दुर्गा पूजा पंडालों में गए। मुख्यमंत्री का पंडाल में पूजा समिति की ओर से स्वागत किया गया। नीतीश कुमार ने माता रानी के दरबार में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। पुजारी ने उन्हें प्रसाद दिया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया। सोमवार को महानवमी पर सुबह सुबह वो अवगम कुआं स्थित शीतल माता के मंदिर में पहुंच गए। वहां माता की चुनरी भेंट कर उनका स्वागत किया। माता दुर्गा की आरती उतारने के बाद उन्होंने नारियल फोड़कर मां को चढ़ाया। सीएम बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी भी गए, जहां मां की आराधना की। इस बीच गोपालगंज में दुर्गा पूजा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। सोमवार की रात राजा दल दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मच गई, जिसमें 2 महिलाओं और 1 बच्चों की कुचल कर दर्दनाक मौत हो गई। घटना में 20 लोग घायल हो गए हैं। 17 घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद जिले में आज दुर्गा पूजा मेला पर रोक लगा दी गई है। शाम 4 बजे के बाद पूजन दर्शन पर रोक है। जिला प्रशासन ने सभी पूजा समितियों की बैठक बुलाई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार शिक्षा भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन को लेकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। इस पूरे मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने वन इंडिया हिंदी से खास बातचीत की। उन्होंने शिक्षक भर्ती रिजल्ट और नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन पर बेबाकी से अपनी बात रखते हुए इसे आंकड़ों की बाजीगरी बताया है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने कहा है कि जब शिक्षक नियमावली बनी थी तो कहा गया था कि 1,70,461 खाली पदों को भरा जाएगा। एक उम्मीद जगी थी कि बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद गड़बड़ घोटाला सामने आ रहा है। बिहार सरकार ने जब भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था तो कहा गया था कि एक अभ्यर्थी का एक रिजल्ट होगा, लेकिन अभी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्राथमिक, मध्य और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा पास कर ली है। जो तीनों भर्ती परीक्षा पास कर चुके हैं वो तो किसी एक ही जगह योगदान देंगी। 3 जगह सिलेक्शन हुआ, 1 जगह योगदान देंगी। इसका मतलब तो ये है कि 2 पद तो रिक्त हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार में नौकरियों का अंबार लगाने को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने वही आंकड़े गिनाए हैं। 1,22,324 लोगों को नौकरी मिली है। ये बहुत ही बड़ा झूठ है। इतने लोग
लोग तो ज्वाइन कर ही नहीं रहे हैं। इतने लोगों का रिजल्ट घोषित हुआ है, इसमें तो सभी लोग हर पद ज्वाइन नहीं करेंगे। एक अभ्यर्थी तो एक ही जगह ज्वाइन कर सेवा देंगे। उदाहरण के तौर पर तीनों प्राथमिक, मध्य और उच्च माध्यमिक भर्ती परीक्षा पास कर ली अभ्यर्थी तो एक है, वह किसी एक ही पोस्ट पर सेवा देगा। तो ऐसे में सरकार का ये दावा करना कि 1,22,324 लोगों को नौकरी मिलने का दावा करना गलत है। बीपीएससी को पहले ही ये करना चाहिए था कि एक अभ्यर्थी को एक ही जगह कामयाब घोषित किया जाए, जो कि नहीं हुआ। वहीं इस पूरी बहाली में बड़ी तादाद में नियोजित शिक्षकों का चयन हुआ है। करीब 40,000 आयोजित शिक्षक बहाल हुए हैं। इसका मतलब है कि फ्रेशर युवाओं का हक मारा गया है, क्योंकि नियोजित शिक्षक तो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। अभी हर चीज को चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। 1,22,324 लोगों के रिजल्ट आए हैं, इसमें हजारों सीटें खाली रह जाएंगी। बीपीएससी ने इस बात को खुद कबूला है कि 40,800 अभ्यर्थी भाषा वाले पेपर में फेल है, उनका काउंसलिंग तो नहीं होगी। कई ऐसे हैं जो सीटेट में पास ही नहीं हुए हैं। जहां दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को दावा किया है कि अगले महीने जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां भाजपा की हार तय है। राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले यहां हवाई अड्डे पर पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत की। वो वहां दिल्ली से मंगलवार को आधिकारिक दौरे पर जापान के लिए रवाना होंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनावी परिदृश्य से जुड़े सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा की हार इस बार तय है, इसको लेकर कोई संदेह नहीं हो सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल में कई भाजपा नेताओं के साथ उनकी व्यक्तिगत मित्रता की बात कही थी। इसके बाद शुरू हुई अटकलों से जुड़े सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विषय चर्चा के लायक नहीं है, ऐसे अटकलों में कोई गंभीरता नहीं है। राजद नेता ने दावा किया कि वास्तव में भाजपा को सभी अच्छी चीजों पर आपत्ति है। भाजपा को इस बात पर आपत्ति है कि हमारी सरकार रोजगार सृजन कर अपना वादा पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि उसे इस बात पर भी परेशानी है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक अपराध दर के मामले में राज्य निचले पायदान पर है। अपने जापान दौरे के बारे में उन्होंने कहा कि बुद्ध से जुड़े होने के कारण वहां जापान के लोगों में बिहार के प्रति गहरी भावनाएं हैं। मैं व्यापार और पर्यटन क्षेत्रों के नेताओं से मिलने और सहयोग की संभावना तलाशने की उम्मीद करता हूं, जिससे राज्य को लाभ होगा। जहां दोस्तों आप बात करते हैं कि आरजेडी और जेडीयू के विलय की खबर TV9 भारतवर्ष ने 17 अक्टूबर को ही अपनी वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक कर दी थी। 21 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना भविष्य बताकर बिहार की नई राजनीतिक जमीन की ओर इशारा भी कर दिया था। ऐसा संकेत भले ही नीतीश कुमार ने मोतिहारी में बीजेपी के साथ अपने रिश्ते का खंडन करते हुए दिया हो, लेकिन इतना साफ कर दिया है कि आने वाले समय में बिहार की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथ में ही होगी। जाहिर है कि इससे वह सभी दावे खारिज हो गए हैं जिसमें नीतीश कुमार का बीजेपी के प्रति उमड़ने वाला प्यार एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा का सबब बन रहा था। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद आरजेडी और जेडीयू का विलय तय माना जा रहा है। जेडीयू के शीर्ष नेता समझ चुके हैं कि जेडीयू में सेकेंड लाइन का नेतृत्व तैयार नहीं है, जो जेडीयू को नीतीश कुमार की तरह दशा और दिशा दे सके। इसलिए नीतीश कुमार काफी समय से समाजवादियों को इकट्ठा करने को लेकर मशक्कत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार की कोशिश से जेडीएस को भी साथ लाने की थी, लेकिन एचडी देवेगौड़ा के बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेने के बाद यह संभावना लगभग खत्म हो गई है। एचडी देवेगौड़ा कर्नाटक में अपना पार्टी की भविष्य का चिंता कर बीजेपी से गठबंधन किया है, लेकिन बिहार में एक बार फिर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जोड़ी पार्टी का विलय कर बीजेपी से आर पार की तैयारी कर चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले एक रणनीति के तहत इसे रोका गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद विलय तय माना जा रहा है और तेजस्वी यादव की ताजपोशी लोकसभा चुनाव के बाद ही तय मानी जा रही है। नीतीश कुमार के फैसले का विरोध करने की हैसियत जेडीयू में किसी नेताओं में नहीं है। नीतीश कुमार की इच्छा अनुसार ही राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जेडीयू को आरजेडी के साथ करीब ले जाते देखे जा सकते हैं। मनोज झा प्रकरण में ललन सिंह के बयान लालू प्रसाद के बयान से ही मिलते जुलते देखे गए थे। जाहिर है कि आनंद मोहन सिंह को जेल से निकालने में नियमावली में परिवर्तन करने वाले जेडीयू मनोज झा द्वारा राज्यसभा में पढ़ी गई कविता का
का समर्थन करती देखी गई और आनंद मोहन का साथ साफ तौर पर देने से किनारा कर लिया। सेकेंड लाइन के दो दिग्गज नेता ललन सिंह और विजयेंद्र यादव जेडीयू और आरजेडी के विलय के पक्ष में ऐसा कहा जा रहा है कि वहीं संजय झा और विजय चौधरी सरीखे नेता नीतीश कुमार के फैसले का विरोध करने का मादा नहीं रखते। जानकारों के मुताबिक संजय झा और विजय चौधरी आरजेडी के साथ विलय के बाद भी पार्टी में बेहतर तरीके से समाहित हो जाएंगे। जहां दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार सरकार ने राज्य में दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए दलहन मिशन कार्यक्रम के तहत किसानों को दलहन के बीज पर लगभग 80% तक सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना तैयार की है। बताया जा रहा है कि सरकार ने इस कार्य के लिए करीब 108 करोड़ रुपए की लागत से दलहन की खेती के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया है ताकि राज्य में दलहन की खेती को बढ़ावा मिल सके और साथ ही साथ इससे राज्य के किसानों को सुचारू रूप से इस योजना का लाभ प्राप्त हो। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि बिहार के परंपरागत क्षेत्रों के साथ नए क्षेत्रों में भी मसूर और चना की फसल किसान अपने खेत में कर सके। बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई दलहन मिशन कार्यक्रम के तहत राज्य में दलहन का रकबा बढ़ने के अलावा बीज उत्पादक और कीट प्रबंधक पर भी जोर दिया जाएगा। आइए बिहार सरकार कृषि विभाग के इस मिशन के बारे में विस्तार से जानते हैं। बिहार सरकार के कृषि विभाग के मुताबिक दलहन मिशन कार्यक्रम के तहत मिलने वाली सब्सिडी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी है। इस योजना में केंद्र सरकार के द्वारा 60% और वहीं राज्य सरकार के द्वारा 40% का सब्सिडी मिलेगी। इन दिनों सब्सिडी को मिलाकर ही राज्य के किसानों को 80% तक दलहनी फसलों पर अनुदान मिलेगा। दलहन मिशन कार्यक्रम के तहत किसानों को सिर्फ 10 वर्ष से कम उम्र वाले बीजों को ही वितरण किया जाएगा ताकि किसान अपने खेत में दलहन की खेती से मुनाफा प्राप्त कर सके। सरकार की इस योजना में रबी और खरीफ फसलों के बीजों पर अनुदान दिया जाएगा जिसमें मुख्य फसलें मसूर, चना, मूंग और अरहर के बीज शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि इन दिनों देश के कई विभागों में बम्पर भर्तियां चल रही है। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो देर ना करें। भारत सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारों ने नौकरी का पिटवारा खोल दिया है। आइए जानते हैं कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन कर चुके युवाओं के लिए कहां है सरकारी नौकरी के मौके। सशस्त्र सीमा SSB में खेल कोटा के तहत कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी, GD की भर्ती की जा रही है। पंजीकरण 21 अक्टूबर 2023 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 20 नवंबर 2023 तक है। उम्मीदवार SSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में तकनीशियन अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस के 1700 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है। आवेदन फॉर्म भरकर जमा करने की आखिरी तारीख 20 नवंबर 2023 शाम 5 बजे तक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुल 677 पद भरे जाएंगे। ये पद सेक्रेटरी, असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ और ड्राइवर आदि के हैं। इन पदों पर 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 13 नवंबर 2023 तक इन पदों के लिए MHA-government.in पर आवेदन करना होगा। एम्प्लॉयज स्टेट एश्योरेंस कॉर्पोरेशन नई दिल्ली ने पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ के लिए 1038 पद पर भर्ती निकाली है। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी के खोज में हैं तो आपके लिए खबर फायदेमंद साबित हो सकती है। ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं किया गया है। एक बार शुरू होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट OSSC-government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना में दिए गए एक विवरण के अनुसार इस भर्ती के जरिए कुल 2712 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। नोटिफिकेशन में दिए गए विवरण के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को 26 अक्टूबर 2023 को शुरू किया जाएगा। वहीं इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 20 नवंबर 2023 है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 2712 पदों पर योग्य कैंडिडेट्स को भर्ती किया जाएगा। पशुधन निरीक्षक 719 पद, फॉरेस्टर 316 पद,
फॉरेस्ट गार्ड 1677 पद। इस भर्ती में सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवार को पदानुसार 19,900 रुपये से लेकर 25,500 रुपये तक सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस में बता दें कि संयुक्त भर्ती परीक्षा में की लिखित परीक्षा फरवरी 2024 में सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 150 अंकों के प्रश्न होंगे और समय अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। सभी शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए कोई परीक्षा शुल्क दे नहीं है। अधिक संबंधित विवरण के लिए उम्मीदवार OSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। जहाँ दोस्तों अब आपको बता दें कि बिहार के दक्षिण इलाकों में मखाने की खेती बड़ी पैमाने पर की जाती है। यही कारण है कि बिहार सरकार अब मखाने के किसानों के लिए एक अहम योजना लेकर आई है। इस योजना का नाम मखाना विकास योजना है। योजना के तहत मखाने के किसानों को राज्य सरकार 75% सब्सिडी दे रही है। किन जिलों को मिलेगा योजना का लाभ? जी हाँ, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा और खगड़िया के किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बिहार सरकार के कृषि विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योजना से संबंधित जानकारी साझा की है। एक्स पर लिखा है कि बिहार का मखाना पोषक तत्वों का खजाना। सरकार के इस स्लोगन से साफ है कि अब मखाना के किसानों को सरकार का साथ मिल चुका है। मखाने की खेती पर राज्य सरकार 75% तक सब्सिडी देगी। इससे एक तरफ मखाने की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो दूसरा तरफ किसानों की आय भी दोगुना होगी। स्वर्ण वैदेही प्रभेद और सबोर मखाना को मखाने की उन्नत प्रजातियों में से एक माना जाता है। बिहार सरकार ने इस पर प्रति हेक्टेयर इकाई लगभग लागत 97,000 रुपये तय किया है, जिस पर 75% सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी। यानी कि 1 हेक्टेयर की खेती पर मखाना किसानों को 72,750 रुपये सब्सिडी के रूप में मिलेंगे। किसानों को खेती के साथ साथ मखाने के लिए स्टोरेज हाउस स्थापित करने पर भी सब्सिडी मिलेगी। सरकार ने स्टोरेज हाउस की लागत 10 लाख रुपए तक की है, जिस पर 75% सब्सिडी मिलेगी। यानी कि आपको 7.5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में मिलेंगे। कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और सहरसा से किसानों को लाभ मिलेगा। मखाना किसानों को बीज वितरण कार्यक्रम के तहत भी सब्सिडी मिलेगी। 5500 रुपये प्रति हेक्टेयर बीज कीमत पर 75% सब्सिडी के रूप में मिलेगा। यह योजना कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया में लागू होगी। दोस्तों, अगर आपको बैंक से संबंधित कोई काम है जो आप जल्द से जल्द अपने काम को निपटा ले, क्योंकि नवंबर महीने में कई त्योहार पड़ रहे हैं, जिसके कारण इस महीने में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। खबर के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नवंबर माह के लिए छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। इसमें त्योहारों के साथ साथ दूसरे और चौथे शनिवार एवं 4 रविवार समेत कुल मिलाकर 15 दिन छुट्टी रहेगी। इसलिए आप अपने बैंक के काम को निपटा ले। बता दें कि नवंबर महीने में सभी सार्वजनिक अवकाशों पर सभी बैंक बंद रहेंगे, जबकि विशेष राज्य के आधार पर कुछ क्षेत्रीय अवकाश होंगे, जिसमें 1 नवंबर से 15 नवंबर तक बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन के द्वारा पैसों की लेन देन जारी रहेगी, इसमें कोई बाधा नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार बागवानी मिशन योजना के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन शुरू कर दिया गया है। आप उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार इस योजना के तहत सरकार आम, अमरूद, लीची, सेब आदि लगाने के लिए 75% तक अनुदान देती है। वहीं मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत सोलर पैनल युक्त कुल चैम्बर यूनिट लगाने के लिए भी 50% सब्सिडी दी जाती है। बता दें कि फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सोलर पैनल युक्त कुल चैम्बर यूनिट की जरूरत होती है। इस यूनिट को लगाकर आप अपनी फल सब्जियों को सुरक्षित रख सकते हैं, साथ ही साथ दूसरे किसानों की सब्जियों को रखकर कमाई भी कर सकते हैं। बिहार में एक किसान को इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 6,50,000 तक की सब्सिडी मिलती है। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में जदयू विधायक गोपाल मंडल द्वारा अस्पताल में हथियार मामले में विपक्षी दलों ने जमकर निशाना साधा था। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया था तो उनसे भी बदजुबानी की थी। मामले को तुल पकड़ता देख जदयू विधायक ने सफाई भी पेशी की थी, वहीं अब कार्रवाई भी हो गई है। गोपालपुर से जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज गोपाल मंडल का हथियार लाइसेंस स्थगित कर दिया गया है। वहीं अब उनका रिवॉल्वर भी जमा करवा दिया गया है। हथियार जमा करने के बाद ये सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि सरकार के विधायक को डीएम ने अपने पावर दिखा दी है। उन्हीं के आदेश पर गोपाल मंडल का लाइसेंस स्थगित कर हथियार जमा करना पड़ा है। जदयू विधायक गोपाल मंडल के जिला अधिकारी के आदेश के प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि विधायक के मायागंज अस्पताल में रिवॉल्वर हाथ में लेकर जाने के मामले में जिला अधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे। वहीं लाइसेंस स्थगित करने के लिए भी कहा गया था। जिला अधिकारी के आदेश के बाद जदयू विधायक गोपाल मंडल के भागलपुर स्थित दुकान में हथियार जमा कर दिया है। गोपाल मंडल ने कहा है कि उन्होंने रिवॉल्वर का गलत इस्तेमाल नहीं किया था। पायजामा में रिवॉल्वर रखने से गिरने की संभावना थी। बेल्ट नहीं होने की वजह से हाथ में हथियार को नीचे रख लिए थे। गोपाल मंडल ने कहा कि दशहरा के बाद डीएम के आदेश के खिलाफ प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील करेंगे। प्रशासन को रिवॉल्वर जमा करने की जानकारी दे दी है। आपको बता दें कि मायागंज अस्पताल में हथियार लेकर पहुंचे विधायक का वीडियो और फोटो 3 अक्टूबर को तेजी से वायरल हुआ था। वायरल फोटो और वीडियो मामले में एसएसपी के निर्देश पर सिटी डीएसपी ने जांच कर रिपोर्ट सौंपी थी। पूरे मामले की जांच की थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद जिला अधिकारी ने लाइसेंस स्थगित करने का आदेश दिया था। इसके बाद गोपाल मंडल ने अपना हथियार जमा कर दिया। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के पूर्व सीएम और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हमेशा ही अपनी बेबाकी के लिए सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव ने कुछ ऐसा ही किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इस बार अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव नहीं उनकी बात नहीं सुनती है और न ही उनकी बात मानते हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव सोमवार की शाम को बिहार आर्ट थिएटर के कलाकारों ने गांधी मैदान स्थित कालिदास संग्रहालय में आयोजित रामलीला प्रोग्राम में पहुंचे थे। इस प्रोग्राम में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी साथ गए थे। पूरी रामलीला देखने के बाद लालू यादव ने जनता को संबोधित करते हुए अपने बेटे तेज प्रताप यादव के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा तेज प्रताप मेरी बात नहीं सुनता और ना ही मेरी बात मानता है। बिना बताए अपने दोस्तों के संग कार की वृंदावन चला जाता है। पिता होने के कारण मुझे उसकी चिंता लगी रहती है। इस दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दशहरा के बारे में बात करते हुए कहा कि दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। इन दिनों देश में असत्य और अत्याचार बहुत बढ़ गया है। उन्होंने आगे कहा कि वो देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि इन सब का जल्द ही जल्द खात्मा हो। हाल ही में महानवमी के दिन भी लालू प्रसाद यादव के घर पर दुर्गा मंदिर में कन्या पूजन कर भोज का आयोजन किया गया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB अपनी ऑफिशियल वेबसाइट biharboard.online.bihar.government.in पर कक्षा 10 मैट्रिक और कक्षा 12 इंटरमीडिएट की अंतिम परीक्षाओं के लिए अपनी डेट शीट जल्द ही जारी करने जा रहा है। पिछली बार ये परीक्षाएं फरवरी में आयोजित की गई थी। ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा बोर्ड अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज फेसबुक और एक्स पर भी बिहार मैट्रिक और इंटर की अंतिम परीक्षाओं की डेट शीट पोस्ट करेगा। पिछले साल 2023 में कब हुई थी बिहार बोर्ड परीक्षा? जहां दोस्तों, आपको बता दें कि 2023 में BSEB मैट्रिक परीक्षा 14 से 22 फरवरी तक आयोजित की गई थी और बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 1 से 11 फरवरी तक आयोजित की गई थी। बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 की डेट शीट जल्द ही जारी किए जाने की संभावना है। बता दें कि 2023 परीक्षाओं की डेट शीट परीक्षाओं से लगभग 1.5 से 2 महीने पहले दिसंबर में जारी की गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मंगलवार को नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है।
चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर समाज को बांटने का आरोप लगाया है। चिराग ने कहा है कि मुख्यमंत्री जातियों में समाज को बांटने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में व्यापक अनियमितता हुई है। एक छात्र को 2 जगहों से रिजल्ट आया है। चिराग ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मंत्री और अधिकारी का ध्यान इस तरफ नहीं है। बिहार फर्स्ट की सरकार होती तो इसका 1 मिनट में हल निकाल लिया जाता। उन्होंने ये भी कहा है कि सीटें पूरी नहीं भरी जा रही है ताकि बैक डोर से एंट्री ली जा सके। अपने लोगों को भर्ती करने या लेन देन के लिए ऐसा हुआ है। उन्होंने नीतीश सरकार के काम को चुनावी सबूखा बताया है। बता दें कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की रिजल्ट पर अभ्यर्थी हेराफेरी और फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया है। भारी संख्या में अभ्यर्थी पटना में बीपीएससी दफ्तर के बाहर विरोध जताया था। अभ्यर्थियों से कोई अधिकारी मुलाकात नहीं कर रहा था। ये लोग और इसलिए आकर्षित हो गए। अभ्यर्थियों ने कहा कि एक ही कैटेगरी में कम नंबर वालों को पास कर दिया गया है और ज्यादा अंक लाने वालों को फेल कर दिया गया है। जिला आवंटन में जिन 3 जिलों का नाम मांगा गया था, 3 जिलों का नाम भी हम लोग दिए, लेकिन उन 3 जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में हम लोगों को दिए जा रहे हैं। पैसा लेकर जिला आवंटन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि हम जैसे जिन अभ्यर्थियों का चयन हो गया है उन अभ्यर्थियों का मोबाइल नंबर पर जिलों में काउंसलिंग के दौरान मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आ रहा है, जबकि सही हम लोग मोबाइल नंबर दिए थे। OTP नहीं आने के कारण काउंसलिंग नहीं हो पा रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि प्राइमरी स्कूलों के लिए बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक थी। यह कोर्ट का ऑर्डर था, तभी प्राइमरी स्कूलों के लिए कुछ बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट के बाद कई तरह की समस्या हो रही है। यहाँ पटना में हम लोग बीपीएससी दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी नहीं मिल रहे हैं। हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें कि बिहार में अगर आप दादा परदादा की ज़मीन बेचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कई तरह के ज़रूरी नियमों का पालन करना पड़ेगा। इन नियमों का पालन करते हुए आप अपने दादा परदादा की ज़मीन को आसानी के साथ बेच सकते हैं। बता दें कि बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दादा परदादा की पुश्तैनी ज़मीन को बेचना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण उस ज़मीन को बेचने में दिक्कत आती है। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि आप दादा परदादा की ज़मीन को कैसे बेच सकते हैं। बिहार में दादा परदादा की ज़मीन को बेचने के नए नियम। जी हाँ, नियम नंबर 1 है कि दादा परदादा की पुश्तैनी ज़मीन बेचने के लिए सबसे पहले उसका बंटवारा करना होगा। नंबर 2, ज़मीन के सभी वारिसों के बीच बराबर की मात्रा में ज़मीन का बंटवारा करना होगा। नंबर 3, ज़मीन का बंटवारा करने के बाद आपके हिस्से में आई ज़मीन को अपने नाम से जमाबंदी करनी होगी। नंबर 4, जब उस ज़मीन की जमाबंदी आपके नाम से हो जाएगा उसके बाद आप उस ज़मीन को बेच सकते हैं। नंबर 5, बता दें कि दादा परदादा की अगर कोई बेटी है तो बंटवारे के दौरान उसे भी हिस्सा देना होगा या फिर लिखित इजाज़त लेनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें कि बिहार में अगर किसी स्टूडेंट को पैसे की कमी के कारण पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके तहत सरकार पढ़ाई करने के लिए 4 लाख रुपए तक लोन देती है। खबर के अनुसार यह पैसा 12वीं के बाद गरीब वर्ग के छात्र छात्राओं को BSc, BA, BCom, एग्रीकल्चर डिप्लोमा, बोर्ड, BTech, MBBS, नर्सिंग, फार्मा, BEd, BCA, MCA, MA, MBA, MTech, MCA आदि के पढ़ाई के लिए दिया जाता है। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार विद्यार्थियों के रहने और पाठ्य पुस्तक, पठन लेखन सामग्री कार्य के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये देती है। वहीं तकनीकी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 35,000 रुपये की राशि भी देती है। हालांकि इस योजना के तहत सरकार जो पैसे देती है वो पैसे नौकरी लगने के बाद वापस करना होता है। वहीं पाठ्यक्रम समाप्त होने के 1 वर्ष तक अथवा आवेदक की नियोजित होने के अधिकतर 6 माह तक ब्याज की राशि देनी होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके खेत का कागज खो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की कागजात को वेबसाइट पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है, जहां से लोग अपने खेत का कागज निकाल सकते हैं। नंबर 1, बिहार में ऐसे निकाले जाते हैं खतियान।
आप आधिकारिक वेबसाइट https://land.bihar.government.in पर जाकर सबसे पहले जिला के नाम क्लिक करें। इसके बाद अपने अनुमंडल पर क्लिक करें, फिर मौजा को सिलेक्ट करें और रैयत के नाम से खतियान निकालें। नंबर 2, बिहार में ऐसे निकाले केवाला। आप ऑफिशियल वेबसाइट भूमि जानकारी .bihar.government.in पर जाएं और व्यू रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद ज़मीन की पूरी डिटेल्स को दर्ज करें और फिर खेत का केवाला डाउनलोड करें। नंबर 3, बिहार में ऐसे निकाले किसी भी खेत का रसीद। आप ऑफिशियल वेबसाइट www.bihar.government.in पर जाकर ऑनलाइन भुगतान करें और क्लिक करें। इसके बाद ज़मीन की डिटेल्स को दर्ज करें और ऑनलाइन लगान जमा करके ज़मीन का रसीद निकालें। यहाँ दोस्तों आप बात करते हैं कि बिहार में बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो शिक्षक तो बन गए हैं लेकिन उनके पढ़ाने की क्षमता बहुत कमज़ोर है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार अब पढ़ाने में कमज़ोर शिक्षकों को चिन्हित करेगी। इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पढ़ाने में कमज़ोर शिक्षकों को चिन्हित करने के आदेश दिए हैं। इन शिक्षकों को विभाग के द्वारा विशेष परीक्षण दिया जाएगा, साथ ही साथ इनमें पढ़ाने की क्षमता विकसित की जाएगी। बता दें कि विभाग के द्वारा इस संबंध में विद्यालय निरीक्षक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इन शिक्षकों को चिन्हित कर इन्हें पढ़ाने की ट्रेनिंग की दी जाएगी। साथ ही साथ जिला स्तर से भी टीचरों की निगरानी की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शिक्षा विभाग को आंतरिक रिपोर्ट के लगभग 4 लाख शिक्षकों में 20% टीचर्स ऐसे मिले हैं जो बच्चों को पढ़ाने के मामले में कमजोर है। हालांकि विभाग के द्वारा ये रिपोर्ट्स जारी नहीं किया गया है।